देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं और घरों में पानी ने डेरा डाल दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सैलाब की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया। नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बाइक समेत युवक बह गया, जिसका लोगों ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। मध्य प्रदेश के हरदा में भी सड़कों से लेकर घरों तक पानी का प्रहार लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बुरहानपुर में तो जल भराव की वजह से गांव को जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। गुजरात के वलसाड में बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर दिख रहा है। कई निचले इलाके डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। वलसाड में औरंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी का पानी पुल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बाहर से वलसाड आने जाने वालों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले का बारिश से हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। जिले के कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों के लिए वहां से अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना अब मजबूरी बन चुका है, क्योंकि उन इलाकों का पानी में जैसा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया। बढ़ते पानी में उनकी पहचान मिट गई, जैसे वो इलाके अपना सब कुछ गवा बैठे हों। ना वहाँ रहने वाले लोग बचे, ना ही बाजारों की रौनक। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों के नाम पर एक इलाके में पानी भरा दिखा। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कभी सड़कें थी भी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, वहाँ नाव चलती दिखाई थी। लोग नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं, जमकर भरा। इसीलिए कमर तक भरे पानी के बीच से लोग नाव पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखे। और ये हालात किसी एक इलाके के नहीं है, हरदा के कुछ दूसरे इलाकों से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर एक आदमी उसे रास्ता पार कराता नजर आया। हालात ऐसे बन गए कि लोगों को सड़क पर चलने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत लेनी पड़ रही है। अकेले कदम बढ़ाना उन्हें किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा। कोई एक दूसरे का हाथ थामकर तो कोई टायर की मदद से पानी को पार करने की कोशिश में जुटा। कुछ लोग तो खुद को सुरक्षित करने के लिए कार की छत पर चढ़ गए और इस इंतजार में दिखे कि इस संकट से बाहर निकलने में कोई उनके सामने मदद का हाथ आगे बढ़ा दे। रिहायशी इलाकों के इन हालात को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद सभी इमारतें नदी के बीच बनी हैं। यही नहीं, हरदा और खंडवा को जोड़ने वाली सड़क भी भारी बारिश में कहीं गुम हो गई। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र पर आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी की है। यहाँ नदियां उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां जल तांडव की वजह से लोगों की जान पर बन आई। पुणे में पानी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया, जिसे बचा लिया गया। तो वहीं तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर बरपा है। तेलंगाना में भी बारिश और बाढ़ की वजह से नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद बालगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के विकराल रूप को देखकर हर कोई सहम सा गया है। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जगह जगह जल जमाव है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी में मंदिर परिसर में भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। निचले इलाकों में पानी भर गया। इधर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने वहां चल रहे इस बुलडोजर अभियान पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। अब 10 अगस्त को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि बुलडोजर का इस्तेमाल एक समुदाय विशेष के खिलाफ किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने नियमों के तहत ही कार्रवाई होने की दलील दी। साथ ही साफ किया कि 10 जून को राज्य में हुई हिंसा से पहले से ये कार्रवाई जारी है। भारी बारिश का असर हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी देखने को मिला। वहां तो पहाड़ों से बारिश के साथ कीचड़ का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ तबाह हो गया, जिसकी जद में आने वाली हर चीज पर इसका असर साफ दिखाई दिया। यही पानी जब आगे बढ़ा तो बस अड्डे में खड़ी बसों के लिए काल साबित हुआ। बहाव में मौजूद पत्थरों ने उनमें लगे शीशों को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद ऊंचाई से आता पानी सीधा बसों में दाखिल हो गया। इसके बाद वहां का नजारा ऐसा था मानो बसों को तालाब के बीच में लाकर खड़ा कर दिया हो। चारों तरफ मटमैला पानी और उसमें डूबने की कगार पर खड़ी बसों को देखकर हर कोई खौफ से भर गया। पहाड़ से लगातार गिरते पानी ने थोड़ी देर में वहां खड़ी करीब सारी बसों को अपनी आगोश में ले लिया।
एक बस को देखकर तो ऐसा लगा मानो उसके अंदर कोई छोटा डैम फूट पड़ा हो। वहां से आए एक वीडियो में पहाड़ से कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े भी बहते नजर आए, जिनसे बचने के लिए सैलानियों ने अपनी कारों को बड़ी सावधानी से वहां से निकाला। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। घटना के समय आसमान से पानी बरस रहा था और इसी बीच वो मकान हल्के फुल्के खिलौने की तरह अचानक नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया, जिस वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार पानी के सैलाब में समा गया। उधर उत्तराखंड के कई दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश और जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबत काफी बढ़ गई। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि गांव से शहर जाना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि शहर से जोड़ने वाली सड़कें टूट गई हैं और भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को शहर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जहां पर नेशनल हाईवे टूट गया है, जहां पर आप देखिए कि नेशनल हाईवे का पूरा हिस्सा जो है वो कट गया है। नंदप्रयाग में नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा तो टूटा ही है, साथ ही उससे जुड़ी सड़कें भी टूट गईं। हालात ऐसे बन गए कि कई जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के कारण उफान पर आई नदियां और नालों को पार करने से लोग बाज नहीं आ रहे। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खंडवा से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिनमें दो लोग उफनाते नाले को पार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक का पैर फिसला और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि शाम के समय दोनों खंडवा से बैतूल लौट रहे थे। उन्हें जल्दबाजी इतनी थी कि दोनों से नाले में पानी कम होने का इंतजार नहीं किया गया। वो उन्हीं हालत में उफनते नाले को पार करने लगे, जिसका खामियाजा दोनों लोगों को भुगतना भी पड़ा। पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल को संभालते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक आदमी का पैर फिसल गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन जिस रफ्तार में पानी बह रहा था उसमें संतुलन बनाना इतना आसान कहाँ था। यही वजह है कि उफनते नाले में बह गया। हालांकि वो अकेला ऐसा शख्स नहीं था जो खतरनाक हालत में नाले को पार कर रहा हो। तस्वीरों में कुछ और लोग भी उसी की तरह नाला पार करते हुए दिखे, लेकिन वो पानी के साथ बहता हुआ चला गया। बताया जा रहा है कि उस आदमी का कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस की टीम उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन इस घटना से कोई सबक लेता हुआ दिखा नहीं। हरदा में भी कुछ इसी तरीके की घटना सामने आई। वहां भी एक मोटरसाइकिल सवार नहीं माना और अपनी जान जोखिम में डालकर उसने नदी पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी के तेज बहाव में वो मोटरसाइकिल के साथ बह गया। अरे गाड़ी दे गई, गाड़ी दे गई। कौन है भैया? हालांकि उस शख्स को तैराकी आती थी तो वो किसी तरह नदी किनारे तक पहुंच गया और अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पानी के साथ बह गई। इसी तरह बुरहानपुर में भी कुछ लोगों ने अपनी जान के साथ खिलवाड़ किया। वहां भी उफनते नाले को पार करने की गलती एक शख्स और ट्रक ड्राइवर ने दोहराई। हालांकि गनीमत रही कि उन्होंने सही सलामत नाले को पार कर लिया। वहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कुछ बड़े फैसले लिए। अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे के बाद वहां गुफा के पास श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था खत्म कर दी गई, यानी अब गुफा के पास कोई टेंट नहीं लग सकेगा। साथ ही अमरनाथ यात्री अब शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे तक ही गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे, ताकि अंधेरा होने से पहले वो अपने कैंप लौट सकें। इस बीच यात्रा फिर शुरू होने के बाद वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुफा में दर्शन किए। इस बीच बाढ़ से गुजरात का हाल बेहाल है। राज्य के लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालत यह है कि अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो चुका है। गुजरात के आणंद में तो सैकड़ों स्कूली बच्चों की जान पर आफत आ गई, जब पानी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखने लगा। लहरें ऐसे अंगड़ाइयां लेने लगी जैसे समंदर ही सड़क पर उतर आया हो। सड़क पर खड़े होना भी जान दांव पर लगाने से कम नहीं था। पानी इतने गुस्से में दिखने लगा कि सामने आई हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाएगा, लेकिन बच्चों के सामने तो सड़क पार करने की चुनौती थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने बच्चों की मदद के लिए सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी। रस्सी का सहारा लेते हुए बच्चे धीरे धीरे सड़क पार करने लगे। काफी मेहनत के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। आणंद से ही एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जब कुछ स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर सड़क पार करते दिखे। आणंद की कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव डरावना बन गया था। उसी वक्त स्कूल की छुट्टी भी हुई थी और सैकड़ों बच्चों को एक साथ एक ऐसी ही सड़क पार करते हुए देखा गया। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि जरा सी चूक किसी मासूम की जान पर भारी पड़ सकती थी।
लेकिन आनंद ही नहीं, गुजरात के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। खास तौर पर दक्षिणी गुजरात में बादल बरसना बंद ही नहीं कर रहे। नवसारी जिले के हजारों लोग अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके पास न खाने का सामान है, न पीने का पानी और न ही बिजली। लगातार पानी बरसने की वजह से वहां के कई इलाके कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं कि ग्राउंड फ्लोर वाले घरों का हाल क्या होगा। सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है, तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया। तकलीफ उनकी भी कम नहीं है जो ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं। उनके घरों के अंदर तो पानी नहीं है, लेकिन घर से निकलना भी मुमकिन नहीं है। जरा सी दूरी तय करने के लिए भी कई फीट पानी से होकर गुजरना मजबूरी बना हुआ है। हालत यह है कि मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए खाने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, वो भी कई फीट पानी में डूबकर। गुजरात के नवसारी में लोगों को आस अब बादलों से राहत मिलने की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बड़ी टेंशन ये है कि अभी कुछ दिन और मौसम गुजरात पर रहम करने के मूड में नहीं है, जबकि नुकसान अभी से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिन जिलों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी है उनमें गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अहम यह कि इन चारों जिलों में अभी से हालात बेकाबू दिख रहे हैं और बचाव में लगी टीमें मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 21 टीमों को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे, 51 स्टेट हाईवे और पंचायतों की 483 सड़कों पर हुआ। मतलब ये कि रास्ते भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके अलावा संपत्ति को हुए नुकसान का तो अभी अनुमान भी लगाया नहीं गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। नवसारी जिले में तो राहत और बचाव के काम में लगी टीमें नाव लेकर लोगों तक पहुंच रही हैं। वो रिंग रोड जहां पर आम दिनों में इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर आज नौका विहार हो रहा है। छत और बालकनी पर टंगे लोग इन टीमों को देखते हुए नीचे चले आते हैं ताकि भूख प्यास से बेहाल लोगों को कुछ राहत मिल सके। 3 दिन से ये लोग अपने ही घरों में कैद हैं। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। डांग जिले में तो सरकारी दफ्तरों तक में पानी भर गया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कामकाज की फाइलें देखने से पहले झाड़ू और वाइपर संभालने पड़ गए। गिर सोमनाथ जिले की सड़कें भी गायब हैं। नदी का पानी वहां पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। अमेरिका के मैरीलैंड में तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया। आंधी की वजह से बिजली के खंभों पर शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद 2 कारों में अचानक आग लग गई। इतना ही नहीं, आंधी ने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। कई पेड़ भी इस आंधी की चपेट में आ गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आंधी की वजह से। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने। गाड़ियां जो हैं वो इसकी चपेट में आई, कई पेड़ जो है चपेट में आए और धू कर जलती हुई गाड़ियां। हालांकि बाद में जो है दमकल कर्मियों को बुलाया गया, जिसके बाद तुरंत दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुबार आसमान में दिखाई देने लगा, जिसे देखते ही हड़कंप मच गया। यह आग बहुत ही भीषण थी, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। बताया जा रहा है कि ये आग एक व्हीलचेयर गोदाम में लगी थी। बाद में आग को दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद काबू कर लिया। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान 30 करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। ये कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं। भारी बारिश से न सिर्फ पुणे और नवी मुंबई में परेशानी बढ़ी, बल्कि राज्य के ज्यादातर जिलों में हाहाकार मचा है। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 90 हो गई। आसमान से बरस रही इस आफत का सबसे ज्यादा असर नागपुर में देखने को मिला, जहां कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नागपुर के सावनेर इलाके में मौजूद कपिलेश्वर मंदिर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां इतनी बारिश हुई कि पानी सैलाब की तरह बहने लगा। भगवान शिव की मूर्ति को छोड़कर चारों तरफ से पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जाए। सैलाब की डरावनी आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग और सहम गए। इस मंदिर के अलावा जिले के सभी इलाकों का भी यही हाल रहा। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से नदी, तालाब और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नागपुर के ज्यादातर इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की,
क्योंकि सभी सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था। नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा। कहीं कहीं तो प्रशासन को सड़कों पर बैरिकेड तक लगाने पड़े ताकि लोग संभल कर चल सकें। इसके अलावा जहां खतरा ज्यादा था उन रास्तों को बंद ही कर दिया गया। अगले 48 घंटे में और बारिश आ सकती है, तो जो स्थिति है वो और गंभीर होने की अंदेशा जताया जा रहा है। इस बीच नागपुर के ही एक दूसरे इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार पानी में बह गया। हालांकि कुछ दूर बहने के बाद वो एक पेड़ में जाकर अटक गया, जिसके बाद उसने पेड़ के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई। उसे बाद में आसपास के लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसी तरह जलगांव में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। असल में विदर्भ समेत मध्य प्रदेश में हुई ज्यादा जोरदार बारिश के बाद जलगांव के हतनपुर बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसे रोक पाना प्रशासन के बस में नहीं था, जिसके बाद हथनोर बांध से लाखों लीटर पानी ताप्ती नदी में छोड़ना पड़ा। बांध से पानी छूटते ही वहां की तस्वीर खौफनाक हो गई। ऐसा लगा कि नदी रौद्र रूप में आ गई हो। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते ही आसपास के कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सभी इलाकों में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस परेशानी का सामना एक पुलिस थाने को भी करना पड़ा, जहां बारिश के पानी ने डेरा जमा लिया था। बाद में पंप के जरिए वहां से पानी निकाला गया। और इसके साथ ही पुणे में लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश के साथ भयंकर तूफान का भी अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि पुणे के लोगों को फिलहाल भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। इस बीच वहां से एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसे रास्ते में एक बिजली का खंभा मिल गया, जिसे पकड़कर वो पानी में बहने से बच गया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम उसके पास पहुंची और उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला। नांदेड़ में भी इसी तरह बाढ़ में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मिलकर बचा लिया। वो दोनों भी बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ में जाकर फंस गए थे। इधर द्रौपदी मुर्मू चुनाव प्रचार करने जयपुर पहुंची। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान बीजेपी के नेताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट मांगे। अब द्रौपदी मुर्मू दोपहर 12 बजे मुंबई में बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े विधायकों से मुलाकात करेंगी। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के खंडवा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मंदिर के बिजली बिल को लेकर दुकानदार के साथ एक साधु का विवाद हो गया, जिसके बाद साधु ने दुकानदार पर हमला करने की कोशिश की और वो हाथ में फरसा लेकर दुकानदार को मारने के लिए सरेआम सड़क पर दौड़ने लगे। आगे आगे दुकानदार और पीछे पीछे साधु को फरसे के साथ देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने साधु के गुस्से से दुकानदार को बचाया। जानकारी के मुताबिक युवक की मंदिर के पास ही प्रसाद की दुकान है। आरोप है कि युवक को मंदिर से दुकान के लिए बिजली का कनेक्शन दिया गया था, जिसके बाद मंदिर का बिजली बिल ज्यादा आने पर साधु ने युवक से आधे पैसे मांगे, जिसे युवक ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद गुस्साए साधु ने फरसे से दुकानदार पर हमले की कोशिश की। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन साधु को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब उनकी कुटिया में पहुंची तो वहां मौजूद हथियारों को देखकर सभी के होश उड़ गए और साधु की कुटिया से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए, जिसमें चाकू से लेकर तलवार समेत धारदार हथियार शामिल है। साधु की कुटिया में जिसने भी हथियारों की इस खेप को देखा वो बहुत चक्का रह गया। पुलिस ने बताया कि साधु के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। 307 की कायमी की है और इन बाबा के पास काफ़ी मात्रा में अपने को हथियार, तलवार और ये सब भी हम जब्त किया है। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो पुलिस ने भी कार्रवाई की है। गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा चुका है। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में साधु के खिलाफ भारी रोष है और लोग साधु पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुणे के एक इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया। हादसे के वक्त वहां थोड़ी दूर पर कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़कर उसकी मदद कर पाता, वो आदमी सैलाब की ताकत के आगे बेबस हो गया। देखते ही देखते उसका पैर फिसला और फिर वो पानी के तेज बहाव में दूर तक बहता चला गया। इस दौरान उस आदमी ने कई बार तैरकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। बाद में राहत बचाव की टीम उसकी तलाश में जुट गई। उधर महाराष्ट्र से तेलंगाना तक भारी बारिश की वजह से छात्रों की मुश्किल भी बढ़ गई। तेलंगाना में बारिश के खतरे को देखते हुए स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां अगले 3 दिन तक बढ़ा दी गईं। वहीं मुंबई में तेज बारिश की वजह से दादर चौपाटी को बंद कर दिया गया और लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। उधर उत्तराखंड के देहरादून में आंधी से कई पेड़ टूट गए, जिनके नीचे कुछ गाड़ियां भी दब गईं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर जा सकते हैं राष्ट्रपति गोटाबाया, निजी विमान से जा सकते हैं। और गोटाबाया इस वक्त मालदीव में मौजूद है, उनके साथ उनकी पत्नी और 2 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है। गोटाबाया रात में माले से सिंगापुर जाने की कोशिश में थे, लेकिन विमान में सुरक्षा कारणों से वो नहीं चढ़े। अब वो निजी विमान से सिंगापुर जाने की कोशिश में है। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि जिन नेताओं को इन लोगों ने देश की बागडोर सौंपी थी, उन्होंने इन लोगों को गरीबी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका की जनता ने सड़कों पर ऐसा तांडव किया जैसा पिछले कई दशकों में किसी देश की जनता ने सरकार के खिलाफ नहीं किया। संसद भवन की ओर निकले इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का रुख कर लिया। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ दीवारों पर, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बात नहीं बनने पर हवाई फायरिंग भी की गई। खबर आई कि प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले दोनों शामिल थे। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही जनता का पारा तब 7वें आसमान पर पहुंचा जब वो देर रात देश छोड़कर भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका में 9 जुलाई की कहानी दोहराई गई। प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए उसी तरह प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े जैसे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े थे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने का अंदाज भी कमोबेश 9 जुलाई जैसा ही था। लोग पीएम आवास में घुसे और देश का झंडा लेकर दीवारों पर चढ़ गए। इस बीच भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल भी सड़क पर दौड़ते दिखे। उन्होंने संसद भवन और पीएम आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा बनाया था, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाए। गुस्साए लोगों ने न आंसू गैस के गोलों की परवाह की और न गोलियों की। भीड़ को देखकर लगा कि उसके सर पर खून सवार है, क्योंकि जिस गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वो देश छोड़कर जा चुके थे। इन लोगों की यह भी मांग थी कि रानिल विक्रमसिंघे अपना पद छोड़ दें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उल्टा रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों का पारा इतना चढ़ा कि वो उग्र हो गए। All people don't president. पहले ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब रानिल विक्रमसिंघे ने सड़कों पर पुलिस की फौज उतार दी तो प्रदर्शन करने वालों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच वो बिना डरे पुलिस से भिड़ गए। आंसू गैस के धुएं और हवा में फायरिंग के बीच श्रीलंका की सड़कों पर देश को कंगाल करने वाली सरकार के खिलाफ यह हंगामा दिन भर चला। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी कब्जा कर लिया। खबर आई कि उग्र भीड़ सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी घुस गई और 2 प्रदर्शनकारी तो वहां के सरकारी न्यूज चैनल में घुस गए, जिनमें एक एंकर की जगह बैठ गया। यही नहीं, वो लाइव आकर बोलने भी लगा। हंगामे और बवाल के बीच श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ा। श्रीलंका सुलग रहा है, लोग गुस्से में हैं। राष्ट्रपति भाग गए और जिस पीएम से वो इस्तीफा मांग रहे थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। मतलब जनता जिन लोगों से छुटकारा चाहती है वो अब भी श्रीलंका में राज कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी जनता के गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं सारे बवाल के बीच श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम सामने आने शुरू हो गए, जिनमें सबसे आगे है साजिद प्रेमदासा का नाम। श्रीलंका कंगाल हो चुका है। वहां लोगों के पास न नौकरी है, न पेट भरने के लिए खाना है, जिसके लिए श्रीलंका के लोग राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वही राजपक्षे परिवार जो 2005 के बाद से अब तक ज्यादातर समय लंका की सत्ता में रहा और जिस पर श्रीलंका की लुटिया डुबोने का आरोप लग रहा है। लेकिन श्रीलंका में जन आंदोलन के बाद राजपक्षे परिवार का बोरिया बिस्तर समेटा जा चुका है। गोटाबाया राजपक्षे भगोड़े बन गए और विक्रम रानिलसिंघे कुछ दिन के लिए कुर्सी पर हैं, क्योंकि श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा,
जिसके लिए उम्मीदवारों की रेस में सबसे आगे हैं पूर्व राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा के बेटे साजिद प्रेमदासा, जो पहले रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी में थे, लेकिन अब उनकी एक अलग पार्टी है जिसका नाम है समागी जन बलवेज्ञा पार्टी। वो 2019 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के समर्थन की भी जरूरत होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलने वाले की ही जीत होगी और 225 सांसदों वाली श्रीलंका की संसद में साजिद प्रेमदासा की पार्टी के केवल 50 सदस्य हैं, जबकि गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका परुजना पेरुमना के साथ 110 से ज्यादा सांसद होने का दावा किया जा रहा है। वैसे श्रीलंका के संविधान के हिसाब से जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पीएम ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं और यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक सांसद किसी दूसरे को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुन लेते। लेकिन अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे दें तो स्पीकर को 30 दिन के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनना पड़ता है, लेकिन इन 30 दिनों में चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में यह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 20 जुलाई को सांसद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। माना जा रहा है कि श्रीलंका में इस समय जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें साजिद प्रेमदासा की राह कठिन नहीं होगी, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि राजपक्षे परिवार पर्दे के पीछे से सत्ता में रहना चाहेगा, जिसके लिए वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है। वैसे अब तक उससे जुड़ा कोई नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि देश छोड़कर भागने वाले गोटाबाया राजपक्षे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खबर आई थी कि वो कुछ लोगों के साथ देर रात मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद पता चला कि वो मालदीव से सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। यानी श्रीलंका पर राज करने वाला राजपक्षे परिवार अब देश देश घूमकर आशियाना तलाश रहा है। इससे पहले खबर आई कि गोटाबाया कुछ लोगों के साथ मालदीव इसलिए गए क्योंकि वहां के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद से उनके करीबी रिश्ते हैं और इसी वजह से गोटाबाया मालदीव गए। लेकिन खबर है कि विरोध के बाद वो वहां नहीं रह पाएंगे। खबर है कि गोटाबाया साउथ एशिया के किसी देश में पनाह लेंगे, लेकिन ये अब तक पक्का नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका को हिंसा की आग में झुलसता छोड़कर भागने वाले गोटाबाया को कोई देश अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता, क्योंकि पता चला है कि अमेरिका ने गोटाबाया को वीजा नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने मालदीव में पनाह ली। लेकिन वहां भी एंट्री के लिए उन्हें अपने दोस्त मोहम्मद नशीद से सिफारिश करवानी पड़ी और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोटाबाया फिलहाल अपने लिए सुरक्षित आशियाना ढूंढ रहे हैं और श्रीलंका में हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी राजपक्षे की पार्टी फिलहाल साजिद प्रेमदासा का रास्ता रोकने के मूड में नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि श्रीलंका की सत्ता का कांटों भरा ताज साजिद प्रेमदासा के सर सज सकता है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कुछ बड़े फैसले लिए। अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे के बाद वहां गुफा के पास श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था खत्म कर दी गई, यानी अब गुफा के पास कोई टेंट नहीं लग सकेगा। साथ ही अमरनाथ यात्री अब शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे तक ही गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे, ताकि अंधेरा होने से पहले वो अपने कैंप लौट सकें। इस बीच यात्रा फिर शुरू होने के बाद वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुफा में दर्शन किए। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी ने डेरा डाल दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सैलाब की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया। नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बाइक समेत युवक बह गया, जिसका लोगों ने वक्त रहते रेस्क्यू किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के हरदा में सड़कों से लेकर घरों तक पानी का प्रहार लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बुरहानपुर में तो जल जमाव की वजह से गांव का जिले से दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि बारिश वहां पर फिलहाल हो रही है। कई जगह पर बाढ़ आ गई है, कई जगहों पर निचले इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।